से नहीं जैसे गुड इवनिंग। मैं ज्योति राठी और मैं मेंबर हूँ दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इट्स DCPCR। आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट मिस्टर अविनाश एंड मिस नेहा शर्मा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन योग्य एम्पावरमेंट। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं बात कर सकूँ सभी बच्चों से जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से हैं और हमारी सभी दोस्त जो किसी न किसी माध्यम से चाइल्ड राइट से जुड़े हुए हैं। सबके बहुत सारे सवाल भी होंगे और बहुत सारे कंसर्न भी होंगे, तो आज हम कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ चर्चा आज हो पाए, कुछ बातें आज हो पाएँ। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले जो आज मुझे टॉपिक दिया गया है दैट इज़ हाउ DCPCR इज़ प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स इन द सिचुएशन ऑफ कोविड-19। ये बहुत टफ हमारा समय रहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हम लोगों के लिए रहा है और पूरे देश के लिए ये एक पेंडेमिक था जो लगभग पिछले 100 सालों से किसी ने इस तरीके की समस्या को नहीं देखा। तो चैलेंज सबके लिए एक जैसा था, सबने कोशिश किया, पूरा देश कोशिश कर रहा है मिलके, और हम जीत भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने धैर्य अपनाया और आज उस धैर्य का ही परिणाम है कि किस तरीके से हम लोगों ने, आज हम 4th लॉकडाउन में हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस कोरोना की फाइट में हम लोग जीत सकें। DCPCR के सभी मेंबर्स ने कोरोना फाइटर की तरह काम करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हम में से हो सकता है बहुत सारी ऑडियंस ऐसे भी हों जो ना जानते हों कि दिल्ली कमीशन क्या है। दिल्ली कमीशन है दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, और ये हर स्टेट में अपने अपने एक स्टेट कमीशंस होते हैं और नेशनल लेवल पे भी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, अर्थात एक नेशनल कमीशन होता है जो बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। हम लोग 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों के किसी भी प्रकार के अगर अधिकारों का शोषण होता है, वायलेशन होता है, तो हम उस पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हैं। इसके अलावा भी कोई हमें अगर कोई कंप्लेंट देना चाहे वाया ईमेल, वाया डाक, तो हम लोग उस पर भी जो है कोशिश करते हैं कि तुरंत संज्ञान लेकर कंप्लेनेंट तक पहुंचा जाए। इसके अलावा NHRC का नाम आपने सुना होगा। 0 से लेकर 18 साल तक के बच्चों की कंप्लेन हमारे पास आती है और 18 साल से जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी कंप्लेन NHRC को दी जाती है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अब हम बात करते हैं कि कोविड के दौरान हम लोगों ने किस तरीके से काम किया, हम लोगों ने क्या किया। देखिए, चैलेंज बहुत बड़ा था। हम लोगों को स्टार्टिंग में नहीं किसी को भी समझ आ रहा था कि किस तरीके से केसेस पर कॉग्निजेंस लेना है, ऑनलाइन काम करना है। लेकिन पहले दिन से, जिस दिन पहला लॉकडाउन घोषित हुआ था, उस दिन से हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे और ऑनलाइन में हमारे पास जितनी कंप्लेन आ रही थी हम पुलिस को उसको नोटिस दे रहे थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। और कुछ दिनों बाद फिर जब हम लोगों को यह ज्ञान हुआ कि जो हमारी बच्चे डिफरेंट शेल्टर होम में हैं, CCIs में हैं, उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे सामान ख़त्म होने लगा था, राशन ख़त्म होने लगा था और लोगों की समस्याएं, कंप्लेन हम तक आने लगी थी कि अब बच्चों को आपकी ज़रूरत है। हम लोग उस ऑनलाइन मोड से बाहर आए, हम लोग सड़कों पे निकले, पूरा दिल्ली कमीशन, महिला आयोग, हम सब लोग बिल्कुल सड़कों पे थे और बच्चों तक पहुंच रहे थे। हम लोगों ने सभी शेल्टर होम को, सभी CCIs को विजिट करना स्टार्ट किया, बच्चों से बात करनी शुरू करी, उनको जागरूक किया कि बच्चों कोरोना से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा वक्त आ गया था जो वो बच्चे हमारे घरों में थे वो भी, और जो बच्चे हमारे शेल्टर होम में थे वो सब, एक डर का माहौल बनने लगा था और ये डर बच्चों को अंदर अंदर खा रहा था। तो ऐसे में बहुत ज़रूर था, हमने पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने ऑनलाइन कोशिश किया उनसे बात करने की, और हम लोगों ने जा के विजिट किया और बच्चों से बात किया। ऐसे में बहुत सारे केसेस ऐसे आए जब हमें पता लगा कि बच्चे कुछ परेशानी में हैं तो उसको तुरंत रेक्टिफाई करना ज़रूरी था। राशन वाली समस्याएं हम लोगों ने डिपार्टमेंट से बातचीत किया, राशन वहाँ पहुँचाया। कई जगह सैनिटरी नैपकिन के इशू थे, वो हम लोगों ने पूर्ति करने की कोशिश करी। और इसके अलावा बच्चों को हमने जागरूक किया कि किस तरीके से बच्चों हम लोग कोविड की समस्या से जीत सकते हैं। और मुझे बताते हुए इतनी खुशी हो रही है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बहुत जागरूक थे। वो मुझे समझा रहे थे कि मैम, अगर आपको छींक आने लगे तो आपको घबराना नहीं है, आपको बुखार भी होने लगे तो आपको घबराना नहीं है, हम लोग
कोविड से बच सकते हैं। तो मैं बहुत खुश थी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे इतने जागरूक हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक ही समस्या थी कि मैम हम लोग देश के अंदर, हम लोग घरों के अंदर हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सड़कों पर कॉन्टिन्यूस लोग चल रहे हैं, वो लोग बेकाबू हो रहे हैं, वो लोग घरों के अंदर नहीं हैं, तो मैम हम लोगों को घर के अंदर रहने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये सवाल उनका आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है कि अगर 10 लोग एक नियमित तरीके से घर के अंदर हैं और 20 लोग सड़कों पे बाहर घूम रहे हैं, तो जो 10 अंदर हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसने हमको सिखाया कि पूरे देश को एकजुट होकर एक सांस में, एक आवाज़ में इसके साथ लड़ना होगा। कोविड की अगर हम बात करें तो पूरे भारत में अगर हम बात करें तो इस समय 1,38,845 केसेस हैं। ये संख्या बहुत डराने वाली हो सकती है। और दिल्ली में इस समय 13,418 केसेस हैं और पिछले 24 घंटे में 508 केसेस और दर्ज हुए हैं। लेकिन इसी का अगर हम एक पॉजिटिव पार्ट देखें तो वो ये है कि टोटल रिकवरी केस दिल्ली में इस समय 6,540 हैं और डेथ रेट हमारा बिलो देन 2% है। तो आज मैं केजरीवाल साहब को भी सुबह सुन रही थी कि अगर हमारा डेथ रेट कम होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है और कहीं ना कहीं हमें मौत पे विजय पानी है। हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है और कुछ ना कुछ इम्यून सिस्टम हमें अपने अंदर बना के रखने होंगे। अपने बच्चों को वो सारी चीज़ें देनी होंगी जिससे उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। उनको विटामिन सी दे सकते हैं हम लोग, उनको खाने पीने में अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। बाहर का हमें उनको बिल्कुल नहीं खिलाना है। अब धीरे धीरे हम उस स्थिति में जा रहे हैं कि अब हमारे बच्चे हो सकता है बाहर भी जाएं। अब धीरे धीरे हमें सिचुएशन टू सिचुएशन चेंज होना है, अपने बच्चों को समझाना है। मैं आपसे बात करती हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट ने आइसोलेशन सेंटर भी बनाए बच्चों के लिए, क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए, क्योंकि बच्चों को बड़ों के साथ मिक्स नहीं किया जा सकता था। तो उन बच्चों के लिए 5 सेंटर जो है लाजपत नगर में बनाए और 5 आइसोलेशन सेंटर जो है उन्होंने, अगर हम बात करें निर्मल छाया में और लाजपत नगर में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए जहां बच्चों को क्वारंटाइन और आइसोलेट उनको किया गया। बच्चों को मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किए गए, उनके विजिटर्स की गाइडलाइंस बनाई गई और समय समय पर हर 10 दिन में, हर 15 दिन में उनको एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस के तहत बच्चों को रखा गया, क्योंकि हमारी सबसे मेन प्रायोरिटी थी हमारे बच्चे कि वो सुरक्षित रहें। इसके अलावा जो बच्चे हमारे बाहर थे, जो CCIs में नहीं थे, उन तक राशन की समस्या थी, तो हम लोगों ने इमीडिएटली 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोगों ने उन फैमिली तक पहुंचने की कोशिश करी और वहां पर हम लोगों ने राशन दिया। लगभग अब तक अगर हम डेटा कहें तो 2,500-3 हज़ार से ज़्यादा फैमिली तक हम पर्सनली, एक मेंबर का मैं आपको डेटा बता रही हूँ, हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ तक हम लोगों ने राशन पहुँचाया है। दिल्ली कमीशन ने एक ऐप जारी किया था, मेरी आवाज़ ऐप, जो आपको मैंने पहले भी बताया होगा अपने फेसबुक पोस्ट के तहत। इस ऐप में हमने कहा था कि सिर्फ यौन शोषण की समस्या नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या आप इस ऐप के थ्रू रजिस्टर करा सकते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इसको डाउनलोड करिए और अपनी किसी भी प्रकार की समस्या है या आपका कोई कंसर्न है तो आप इस पर अपना कंसर्न शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग कोविड भी हम लोगों ने जो है हेल्पलाइन चलाने की कोशिश करी, जिसका नंबर मैं आज आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लें, 011-411-82977। मैं फिर से बोल रही हूँ, 011-411-82977। ये कोविड हेल्पलाइन हम लोगों ने जारी किया है। यह दिल्ली कमीशन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हम लोगों की पहल थी कि जो बच्चे तनाव महसूस कर रहे हैं, एंग्जाइटी महसूस कर रहे हैं, अपने घरों में परेशान हैं, और पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बिल्कुल एक नई तरह की समस्या थी, चुनाव था, चयन था उनके लिए कि हम कैसे करें। ये बच्चे जिनके पास जो रोज़ स्कूल जाते थे, हम ऑफिस जाते थे, आज वो बच्चे भी 24 घंटे घर में हैं और हम पेरेंट्स भी घर में हैं, तो हम कैसे इस समस्या को डील करें। हम लोगों के बहुत सारे काउंसलर, नेशनल लेवल पे हम लोगों ने काउंसलर्स को इनवाइट किया, जो 24 घंटे सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, कई बार 10 बजे तक हमारे काउंसलर्स उनके सवालों का जवाब देते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी जिसको हमने कोशिश किया कि हम सभी पेरेंट्स के और बच्चों के जो उनके कंसर्न है, जो उनके सवाल है, उनको जवाब देने की कोशिश कर सकें। आप भी इस नंबर को डायल कर सकते हैं और कोई आपका राशन से रिलेटेड कोई समस्या है, कोई यौन शोषण से रिलेटेड कोई आप बात पूछना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कोशिश किया, क्योंकि समस्या हो रही थी कि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो CCIs में हैं, उनका स्टाफ को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जो NGOs इनको खाना बांट रहे थे उनको बहुत समस्या हो रही थी, तो हम लोगों ने उनके लिए अलग से ऑथराइजेशन लेटर बनाए। हम लोगों ने ई पासेस बनाए उन लोगों के लिए जो इन CCIs में काम करते थे।
इसके अलावा पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जो थे, उनके साथ जो सहायक उनके थे, उनके लिए हमने ई पासेज इशू किए। तो हम लोगों ने प्रतिदिन कोशिश किया कि किसी तरीके से जो जो समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, हम उन लोगों की समस्या को हल करने की कोशिश कर सकें। देखिए, सभी के लिए सब कुछ नया था। मैं ये नहीं कहती हूँ कि 100% हम लोगों ने सब कुछ वो किया या सब कुछ करने की कोशिश, हाँ कोशिश हम लोगों ने जरूर की, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सबके लिए चैलेंज नया था। हम लोगों को एकजुट होकर काम करना होगा। अभी जिस तरीके से लॉकडाउन खुलने वाले हैं, हो सकता है नए तरीके के चैलेंज हम लोगों के सामने आए। बजाय किसी की वीडियो बना के किसी को हैरेस करने की बजाय हमें कोशिश करनी होगी कि हम एकजुट होकर सभी की समस्या को समाधान करें और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। दूसरा मैं कहना चाहती हूं कि जो लोग तनाव महसूस कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे बच्चे, हो सकता है हमारे पेरेंट्स भी तनाव महसूस कर रहे हों कि हम इस समस्या से अब कैसे निकलेंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे तो कैसे जाएंगे या जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं आपको ये अश्योर करती हूँ कि दिल्ली सरकार आपको प्रतिदिन जो है, जिस तरह से केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया साहब लाइव होते हैं, आपको बताते हैं, तो आपकी हर समस्या का निदान करने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपको कंटिन्यूस बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होगा। और इसके अलावा अपने तनाव को अगर कम करना है तो मैं कहूँगी कि जो मैं भी करती हूँ, आप योगा जरूर करें अपने बच्चों के साथ। बच्चे भी सीखेंगे कि किस तरीके से योगा करके हम खुद को रिलैक्स फील कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा समय है हम सभी पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों की जो जो कैलिबर आपको पता है, जो आपको पता है कि मेरा बच्चा अच्छा सिंगिंग करता है या मेरा बच्चा अच्छा डांस करता है या मेरा बच्चा अच्छी पेंटिंग बनाता है, तो उनको समय दें। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, उसके बाद जब बच्चा फ्री फील करता है, जो उसका पार्क में जाने का समय है, उस समय आप कोशिश करें कि बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करें। और टाइम स्पेंड का मतलब क्वांटिटेटिव टाइम स्पेंड नहीं कि आप मूवी देख रहे हैं और बच्चा आपका कुछ कर रहा है, नहीं। बच्चे के साथ आप इन्वॉल्व होकर उसकी एक्टिविटी को करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे फील करते हैं कि ना हम जा पा रहे हैं, घर में हमें बंद कर दिया है, ये छोटा सा एक मोबाइल हमें दे दिया है और अब इस पर हमें पढ़ना भी है, सब कुछ सीखना भी है, तो थोड़ा सा टफ होता है बच्चों के लिए। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं, जब वो कभी कोई बातचीत करते हैं, कुछ ऐसा टीवी पर देखते हैं, तो कोशिश करें उस समय बच्चों को अपने साथ ना रखें, क्योंकि बच्चे और हम जो हैं जिस तरीके से चीज़ों को लेते हैं, डिफरेंस होता है। आप बच्चों को सरल तरीके से, सरल भाषा में, अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करें। कई बार होता है बच्चे बहुत पैनिक कर जाते हैं कि ये न्यूज़ देखा, इतना डेथ हो गई, ऐसे हुआ, वहाँ डील नहीं कर पाए। तो बच्चों को आप सरल तरीके से समझाने की कोशिश करें, बच्चों के साथ बातचीत ज़रूर करें। और एक तरह से मैं कहूँगी कि कोविड ने हमें सिखाया है कि किस तरीके से धैर्य रखना है, किस तरीके से अपनी बात को कहना है, समझना है, समय बिताना है। हम लोग भाग रहे थे, भाग दौड़ मची हुई थी, कोई किसी के पास समय नहीं था, रिश्तों के लिए समय नहीं था। तो आज ज़रूरी है कि अपने बच्चों से बात करें। और साइकोलॉजिकली, मतलब मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर धीरे धीरे एंग्जाइटी बढ़ने लगी, हो सकता है बच्चा डिप्रेशन में आने लग जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस समय हमारी हेल्पलाइन को कॉल करें। आप हमारी मेरी आवाज़ ऐप पे आप कोशिश करें बात करने की और उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करें। मैं जानती हूँ इस समय हम ये कहें कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है, हमारे पास भी जवाब नहीं है, हम क्या जवाब दें, लेकिन आपको बच्चों से सरल तरीके से बात करनी होगी, उनकी बातों को समझना होगा, उनकी मेंटल हेल्थ को समझना होगा। और हो सकता है भी कुछ दिनों में ऐसा भी टाइम आए कि शायद आप बच्चों के साथ पार्क में भी जाएं, तो हमें एक हैबिट उनकी अब डालनी होगी कि किसी तरीके से अननेसेसरी चीज़ों को नहीं छूना है, मास्क पहन कर रहना है, अपने हाथों को बार बार धोते रहना है, सफाई रखनी है। और बाहर की चीज़ें बेशक खुल जाएं खाने की, हमें अवॉइड करना है कि हम बच्चों को जंक फूड से अभी बच्चों को दूर रखें, क्योंकि अगर बच्चा हमारा इम्यून, उसका अगर सिस्टम ठीक है तो शायद बच्चा कम से कम बीमार पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि अगर बच्चों को होमवर्क मिलता है तो हम होमवर्क वाली चीज़ों के साथ कैसे डील करें, क्योंकि अभी आप शायद जॉब पर जाना शुरू कर देंगे, तो आपको स्कूल में कोऑर्डिनेशन करना होगा और अभी इस तरीके से बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना होगा कि बच्चे थोड़ा थोड़ा कम समय में, मतलब टाइम टू टाइम अपना काम समझें। और आपको टीचर्स के साथ बात करनी होगी कि किस तरीके से जो पहले होमवर्क मिलता था या जो अब मिलता है उसमें किस तरीके से चेंजेस किए जा सकते हैं। हो सकता है अभी कुछ दिनों में छुट्टी का भी ऐलान हो जाए, बच्चों का वैकेशन हो जाए और आप शायद बाहर हों, तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे बच्चे किस तरीके से अपना समय
घर पे व्यतीत करें। और आपको बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, आपको पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि अब आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा बाहर से अगर घर में आ रहा है तो बच्चे ने अपने कपड़े चेंज किए कि नहीं किए, बच्चे ने गर्म पानी से नहाया कि नहीं नहाया, या बच्चे ने खुद को सैनिटाइज़ किया कि नहीं किया। और वैसे मैं आपको बता दूं, बच्चों का इम्यून सिस्टम हमसे थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। अगर ये बात करें तो हमें, जो हमारे घर में अडल्ट हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो 60 से ऊपर जो बार बार वार्निंग आ रहे हैं कि हमें अडल्ट का ध्यान रखना है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे कई बार क्या होता है, बाहर से चीज़ों को लेकर घर आ गए और घर में हमारे बड़े लोग हैं, तो हमें उनको भी उतनी ही सुरक्षा देनी है जितनी हमारी छोटे बच्चों की। इसके अलावा अगर मैं सवाल देखती हूँ कि चाइल्ड अब्यूज़ पे आ रहे हैं सवाल, तो मैं आपके साथ केस डिस्कस करना चाहती हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक छोटा बच्चा था जो हमें ड्यूरिंग विजिट हमें पता लगा कि बच्चा प्रेग्नेंट है और 13 महीने की, उसको 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी है। कोविड उस समय चल रहा था, लॉकडाउन उस समय चल रहा था, बच्चे की प्रेगनेंसी को हमें टर्मिनेट कराना था। ये मैं आपके सामने टफ सिचुएशन इसलिए बता रही हूँ कि इस टफ सिचुएशन से भी हम लोग ने सक्सेस पाया। हम लोगों ने बच्चे की प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट कराया, बच्चे को सेफ जगह वापस पहुंचाया, बच्चा HIV पॉजिटिव भी निकला। उसके लिए अलग से हमने एक आइसोलेशन होम में उसकी व्यवस्था कराई। तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, बशर्ते जब आप और हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे, तो कोई समस्या इतनी बड़ी नहीं होती, कोई चैलेंज इतना बड़ा नहीं होता कि जिसका समाधान निकाला ना जा सके। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हमारी सरकारों के ऊपर, और हम सभी के बीच में सामंजस्य, कितना कोऑर्डिनेट होकर हम काम करते हैं, कितना एक सुर में हम लोग बात करते हैं, कितना एकजुट होकर हम काम करते हैं। तो यही मैं आपको कहूँगी कि इसी तरीके से हम लोग काम करते रहेंगे। बच्चों का जो है पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली में राशन पहुंचाया जा रहा है। अभी हम आने वाले समय में शायद 28 तारीख के आसपास हम लोग सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन भी करने वाले हैं लेडीज़ के पास। तो हम लोग उस समस्या को, और मैं ये भी कहूँगी, हो सकता है हम कई जगह चूक करते हों, हम लोग पूर्ण नहीं हैं। तो आप लोग जो आपको लगता है फीडबैक हैं, आप कमेंट के थ्रू हमें दीजिए, आप हमें ईमेल कर दीजिए। मैं ईमेल आईडी अपनी बोल रही हूँ, dcpcr@hotmail.com, dcpcr@hotmail.com। इस पर आप अपनी कोई भी कंसर्न हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चों के अधिकारों से रिलेटेड कोई भी समस्या आप हमें बता सकते हैं, और उस पर हमारा कॉग्निजेंस लेना हम लोगों का ड्यूटी बनता है। हम लोग उस पर काम करेंगे, और अगर किसी तरीके से चूक हो जाती है, आप हमें रिमाइंडर देके आप हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हम लोग फिर दोबारा मिलते रहेंगे, और मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ अविनाश का, नेहा का और योग्य एम्पावरमेंट सोसाइटी का, कि वो इस तरीके से हमें बार बार अपॉर्चुनिटी देता रहे और हम लोग सारे मिलकर काम करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय। हैव अ गुड डे। बाय बाय। स्टे होम, स्टे सेफ। बाय।